हम सब कभी ना कभी अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये छोटा सा इंसान सच में मैं ही था? हाँ, बिल्कुल। वो दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखता था, उसकी सोच अलग थी। तो सवाल ये है कि वो इंसान आज इतना अलग कैसे हो गया? हम्म। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का ये सफर, चेतना का ये विकास कैसे होता है? आज हमारे पास इसी विषय पर कुछ स्रोत हैं, विकिपीडिया से लेकर कुछ अकादमिक नोट्स और शिक्षण सामग्री तक। और हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से इस पहेली को सुलझाना। हाँ, कि एक इंसान इंसान बनता कैसे है? और ये सवाल जितना व्यक्तिगत लगता है उतना ही सार्वभौमिक भी है। ये सिर्फ बड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते कैसे आकार लेते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से खुद के बनने की प्रक्रिया को समझना है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, जब हम कहते हैं बालक या बच्चा, हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर तो मतलब एक लकीर खींच दी गई है 18 साल। हाँ, कानूनी तौर पर चाहे बाल श्रम निषेध अधिनियम हो या संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार समझौता, जिसे UNCRC कहते हैं, 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को बालक माना जाता है। लेकिन मनोविज्ञान में ये इतना सीधा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये परिभाषा बहुत सीमित है। मनोविज्ञान एक बच्चे को सिर्फ एक छोटा वयस्क नहीं मानता, बल्कि उसे एक विकासशील व्यक्तित्व के रूप में देखता है। विकासशील व्यक्तित्व? हाँ, यानी एक ऐसी हस्ती जो लगातार बदल रही है, सीख रही है और अपने आसपास की दुनिया से प्रभावित हो रही है। हर बच्चा अपने आप में अनोखा है। और यहीं पर वो वृद्धि और विकास का फर्क सामने आता है ना? बिल्कुल। अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। वृद्धि तो वो है जिसे हम मतलब इंच टेप या वजन मशीन से नाप सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वृद्धि या ग्रोथ वो मात्रात्मक है, ऊंचाई, वजन, शरीर का आकार, और ये एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट वो गुणात्मक है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर अपग्रेड है जो जिंदगी भर चलता है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड, या अच्छा कहा। हाँ, ये सिर्फ शरीर का बदलना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता, भावनाओं को समझने का तरीका और सामाजिक व्यवहार का परिपक्व होना है। जैसे किसी बच्चे का शर्मीलेपन से आत्मविश्वास से भरपूर हो जाना, ये विकास है, वृद्धि नहीं। बिल्कुल, और यह प्रक्रिया गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है कि सीखने की प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू हो जाती है। हाँ। हमारे एक स्रोत में अभिमन्यु का प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया है कि उसने चक्रव्यूह भेदना गर्भ में ही सीख लिया था। ये एक बेहतरीन रूपक है और आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। माँ का मानसिक स्वास्थ्य, उसका खान पान, यहाँ तक कि वो किस तरह के माहौल में रह रही है, इन सब का गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास पर गहरा असर पड़ता है। मतलब नींव वहीं रखी जा रही होती है। बिल्कुल। तो चलिए जन्म के बाद की दुनिया में कदम रखते हैं। एक नवजात शिशु की दुनिया वो कैसी होती है? हमारे स्रोत कहते हैं कि वो दिन में लगभग 20 घंटे सोता है। और वो सोना बेकार नहीं जाता। उसी नींद के दौरान उसके दिमाग में जबरदस्त न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में मिली, नवजात शिशु करीब 1 साल तक रोता तो है, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके टीयर डक्ट्स यानी आंसू बनाने वाली ग्रंथियां वो भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती हैं। वाह! ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये समझने का कि शरीर के अलग-अलग हिस्से अपनी अपनी रफ्तार से परिपक्व होते हैं। जन्म के समय रोना फेफड़ों के सही काम करने का संकेत है, लेकिन आंसू बाद में आते हैं। वाह! ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। अब आते हैं उस दौर पर जब घर में असली तूफान आता है, लगभग 1 से 3 साल की उम्र। हाँ, जिसे टेरिबल टूज भी कहा जाता है। बिल्कुल। 2 साल का बच्चा अपने छोटे से साम्राज्य का कह सकते हैं तानाशाह होता है। वो एक खोज करता है जो दौड़ता है, कूदता है, हर चीज को छूकर और मुंह में डालकर समझना चाहता है। उसकी शब्दावली में करीब 300 शब्द आ जाते हैं, लेकिन उनका उच्चारण बिल्कुल अनोखा होता है। पानी को मम्मा कहना या चिड़िया को चीची। और इस उम्र में उनके 2 पसंदीदा शब्द होते हैं, मेरा और नहीं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे बहुत स्वार्थी हो गए हैं। दरअसल ये स्वार्थ नहीं है, ये स्व यानी सेल्फ की भावना का विकास है। अच्छा, वो पहली बार ये महसूस करा है कि मैं और बाकी दुनिया अलग अलग है। वो अपनी इच्छाओं और सीमाओं को परख रहा होता है। तो हर बात पर नहीं कहना असल में दुनिया पर अपना नियंत्रण आजमाने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो ये छोटा तानाशाह जब स्कूल की सामाजिक दुनिया में कदम रखता है, यानी 6 से 12 साल की उम्र में, तब क्या होता है? तब उसका पूरा सामाजिक ब्रह्मांड बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता,
बल्कि दोस्तों के साथ खेलना और नियम बनाना सीखता है। शारीरिक नियंत्रण बेहतर हो जाता है। लेकिन एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। लड़के और लड़कियों के समूह और खेल अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लड़के भागदौड़ वाले खेल खेलते हैं, जबकि लड़कियां अक्सर घर-घर या गुड़ियों जैसे खेलों में ज्यादा रुचि लेती हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये झुकाव जैविक है या समाज ही लड़कों को गेंद और लड़कियों को गुड़िया थमा देता है? यह मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर। स्रोत बताते हैं कि ये दोनों का मिला जुला असर है। कुछ अध्ययन हल्के फुल्के जैविक झुकाव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशनिंग वो इसे कई गुना बढ़ा देती है। खिलौने से लेके कहानियों तक। हाँ, हम अनजाने में बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि उनसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। इसी उम्र में सही गलत की समझ और आदतें भी बननी शुरू हो जाती हैं। और फिर आता है जीवन का वो दौर जिसे एक स्रोत ने बसंत काल कहा है, लेकिन जो किसी भावनात्मक और जैविक रोलर कोस्टर से कम नहीं होता, किशोरावस्था। 12 से 19 साल का ये दौर तूफानी बदलावों का है। इसे बसंत काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी समय कल्पना, रचनात्मकता और नए नए आदर्श जन्म लेते हैं। सपने देखने की उम्र। हाँ, किशोर भविष्य के बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन ये तूफानी भी है क्योंकि उसका दिमाग एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। हमारे एकेडमिक स्रोत बताते हैं कि किशोरों का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो पूरी तरह विकसित हो चुका होता है और बहुत सक्रिय होता है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, योजना और जोखिम का आकलन करता है, वो अभी भी विकसित हो रहा होता है। तो इसका नतीजा ये कि भावनाएं तेज होती हैं, लेकिन उन पर ब्रेक लगाने वाला सिस्टम कमजोर होता है। इसीलिए किशोर बहुत आदर्शवादी, जुनूनी और कभी-कभी जोखिम भरे काम करने वाले होते हैं। वो अपनी पहचान खोज रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो इन सारे बदलावों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इन बदलावों को समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिए हैं। हमारे स्रोतों में जीन पियाजे का नाम बार-बार आता है। हाँ, जीन पियाजे। ऐसा लगता है जैसे पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक माना, जो अकेले ही दुनिया की खोज कर रहा है। बिल्कुल सही। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है, मतलब सोचने समझने की क्षमता के विकास पर। उन्होंने 4 मुख्य चरण बताए। पहला है ज्ञानेंद्रिय चरण या सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल तक। इस दौर में बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। हाँ, छूकर, चखकर, देखकर और अपनी हरकतों से दुनिया को समझता है। उसके लिए जो आंखों के सामने है वही सच है। और दूसरा चरण, जहां बच्चे की सोच में जादू और कल्पना भर जाती है। हाँ, वो है पूर्व परिचालनात्मक चरण या प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक। इस उम्र में बच्चे को लगता है कि उसके खिलौनों में भी जान है, चांद उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसकी सोच में तर्क नहीं होता। नहीं, कल्पना हावी होती है। वो चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से देख पाता है। यही वजह है कि वो परियों की कहानियों पर इतनी आसानी से यकीन कर लेते हैं। इसके बाद तर्क का प्रवेश होता है। हाँ, 7 से किशोरावस्था तक के मूर्त संक्रियात्मक चरण में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ क्या होता है? अब बच्चा उन चीजों के बारे में तर्क से सोचना सीख जाता है जिन्हें वो देख या छू सकता है। जैसे अब वो समझ जाता है कि अगर मिट्टी के एक गोले को चपटा करके रोटी बना दे तो भी मिट्टी उतनी ही रहती है, बस उसका आकार बदलता है। लेकिन ये तर्क सिर्फ ठोस यानी मूर्त चीजों तक ही सीमित होता है। बिल्कुल। और आखिर में वो अमूर्त सोच तक पहुंचता है। किशोरावस्था के बाद अमूर्त संक्रियात्मक चरण आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब वो न्याय, प्रेम, ईमानदारी जैसे अमूर्त विचारों के बारे में सोच सकता है। और काल्पनिक स्थितियों के बारे में भी तर्क कर सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? हाँ, उसकी सोच अब बहुत ज्यादा लचीली और शक्तिशाली हो जाती है। तो पियाजे का बच्चा एक अकेला खोज करता है, लेकिन एक और विचारक हैं लेव वाइगॉट्स्की। उनका नजरिया इससे काफी अलग था। वो बच्चे को एक सामाजिक प्रशिक्षु की तरह देखते थे। बहुत बढ़िया तुलना है। वाइगॉट्स्की का मानना था कि विकास अकेले में नहीं होता, ये समाज, संस्कृति और भाषा के जरिए होता है। हम दूसरों से सीखते हैं। हाँ, उन्होंने स्कैफोल्डिंग का एक अद्भुत विचार दिया। स्कैफोल्डिंग, जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए मचान लगाया जाता है? बिल्कुल वही। इसका मतलब है कि एक वयस्क या ज्यादा सक्षम साथी बच्चे को वो सीखने में मदद करता है जो वो अकेले नहीं कर सकता।
जैसे एक पिता अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखाते समय पहले पीछे से सीट पकड़ता है, फिर हल्का सा सहारा देता है और धीरे धीरे हाथ हटा लेता है, जब तक कि बच्ची खुद संतुलन बनाना ना सीख जाए। हाँ, वो सहारा ही स्कैफोल्डिंग है। तो प्याजे के लिए विकास अंदर से बाहर की ओर होता है और वाइगॉट्स्की के लिए बाहर से अंदर की ओर। एक तरह से हाँ। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे YouTube ट्यूटोरियल और ऑनलाइन क्लास से सीखते हैं, वाइगॉट्स्की का सिद्धांत ज्यादा प्रासंगिक लगता है। निश्चित रूप से वाइगॉट्स्की के अधिक जानकार अन्य का विचार आज के डिजिटल गुरुओं पर भी लागू होता है। दोनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और विकास की एक अधूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। ये सब सुनकर मुझे फिर से वही नेचर बनाम नर्चर वाली बहस याद आ रही है। हाँ, क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि एक बच्चे के व्यक्तित्व को उसकी पैदाइश से आकार देती है या उसकी परवरिश? स्रोत इस बात पर एक मत है कि ये बनाम की लड़ाई है ही नहीं। तो ये और का रिश्ता है? हाँ, ये प्रकृति और पोषण के बीच एक निरंतर संवाद, एक नृत्य की तरह है। इन्हें आंतरिक और बाहरी कारकों में बांटा जा सकता है। आंतरिक कारकों में वंशानुक्रम हेरिडिटी और जैविक संरचना शामिल है, यानी जो हार्डवेयर हमें जन्म से मिला है। और बाहरी कारक यानी सॉफ्टवेयर और यूजर मैनुअल कह सकते हैं। बाहरी कारकों में गर्भ का माहौल, जन्म के बाद का पोषण, परिवार का प्यार, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, ये सब शामिल हैं। सोचिए, किसी में संगीत की जन्मजात प्रतिभा हो सकती है, ये प्रकृति है, लेकिन अगर उसे जिंदगी भर कोई वाद्य यंत्र देखने को ही ना मिले, ये पोषण की कमी है, तो वो प्रतिभा शायद कभी बाहर ही ना आ पाए। तो विकास इन दोनों के मेल से ही संभव है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी जटिल प्रक्रिया को कुछ बड़े सिद्धांतों या नियमों में समेटना चाहें, तो वो क्या होंगे? जरूर। स्रोतों के आधार पर हम कुछ मुख्य विशेषताएं निकाल सकते हैं। पहली, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं, गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। दूसरी, ये कि ये एक क्रम में होता है। बच्चा दौड़ने से पहले चलना सीखता है। हाँ, चलने से पहले बैठना, बिल्कुल। ये क्रमिक होता है, हमेशा सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ से चीज पकड़ता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल सीखता है। सही। तीसरा, यह सार्वभौमिक है। दुनिया का हर बच्चा इसी क्रम से गुजरता है, लेकिन हर किसी की रफ्तार अलग होते हैं। हाँ, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई देर से। और एक खास बात यह भी है कि ये प्रक्रिया अक्सर दिखाई नहीं देती। ये इतनी धीमी और लगातार होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब बड़ा हो गया। सही कहा, ये एक धीमी और अनवरत प्रक्रिया है। ये रोज रोज होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, विकास बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब ये हर दिशा में एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, उसी समय बच्चे का दिमाग, उसके दोस्त बनाने का तरीका, उसकी भावनाएं, उसकी भाषा, सब कुछ एक साथ विकसित हो रहा होता है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि बाल विकास कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये एक जटिल, बहुआयामी और हर इंसान के लिए एक अनोखा सफर है। हम एक नवजात शिशु के बिना आंसू के रोने से लेकर एक किशोर के बड़े बड़े सपनों तक का सफर तय कर चुके हैं। बिल्कुल। और हमने देखा कि ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे रिश्तों की कहानी भी है। ये आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच एक खूबसूरत जुगलबंदी है। हाँ, जिसमें हर चरण की अपनी चुनौतियां हैं और अपनी उपलब्धियां। ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार मन में आता है। हमारे सभी स्रोत एक बात पर लगातार जोर देते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। हाँ। यानी हर बच्चा अलग अलग है, उसकी सीखने और विकसित होने की अपनी एक निजी समय सारणी है, एक अपनी रफ्तार है। हाँ, ये विकास का एक मूलभूत सिद्धांत है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम वयस्कों की दुनिया में, चाहे वो घर हो या स्कूल, बच्चों की तुलना करने की एक होड़ सी लगी रहती है। हाँ, कौन पहले चला, कौन पहले बोला, किसके नंबर ज्यादा आए। बिल्कुल। लेकिन जब विज्ञान हमें बार बार बता रहा है कि हर बच्चे का सफर अनोखा है, तो अपनी इस तुलना करने की आदत से क्या हम उनके अद्वितीय विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं, या हम अनजाने में उन सभी को एक ही दौड़ में, एक ही रफ्तार से दौड़ने पर मजबूर कर रहे हैं?